नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। एक तरफ जहां बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू से भी नीतीश कुमार जी ने फोन पर बात किया है। ये दोनों कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं और नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें से आज शराबबंदी को खत्म किए जाने का फैसला किया जा सकता है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्शन में आ गए हैं। इन्होंने कहा है कि चाहे हार जीत का कोई भी फैसला हो, हमारी सरकार रहे या ना रहे, लेकिन जितने दिनों तक रहेंगे जनता की सेवा करेंगे। और कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई। तो आज की बिहार की और देश की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कैबिनेट की आज पहली बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। यहां तक की खबर है कि शराबबंदी पर भी विचार किया जा सकता है। या तो शराबबंदी कानून में ढील दिया जा सकता है या इसे खत्म करने को लेकर विचार किया जा सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए सभी जानते हैं कि वे शराबबंदी कानून को नहीं खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये वही बीजेपी है जो कुछ दिन पहले ये कह रही थी कि शराबबंदी कानून को हम खत्म कर देंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। पहले शराबबंदी कानून को खत्म किया जाएगा। फिर नीतीश कुमार जी महागठबंधन से आ गए एनडीए के साथ और एनडीए की सरकार बिहार में बन तो गई, लेकिन बीजेपी ने शराबबंदी को खत्म नहीं किया, जिसका खामियाजा इनको चुनाव में भुगतने को मिला है। बीजेपी कई अपनी सीटों को भी हार गए और लगातार बीजेपी वाले समीक्षा पर समीक्षा कर रहे हैं। और कल हुए समीक्षा बैठक में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जनता से हमने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किए हैं। और इन वादों में शराबबंदी का भी बड़ा वादा था। तो शराबबंदी कानून पर भी विचार किया जा सकता है। नीतीश कुमार जी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वे शराबबंदी कानून में ढील दे या इसे खत्म करे। हालांकि नीतीश कुमार जी ने यह भी फैसला कर लिया है कि शराबबंदी पर अभी जनता की क्या राय है। इसके लिए शराबबंदी पर घर घर जाकर लोगों से उनकी मन की बात को जाना जाएगा, लोगों से उनकी राय ली जाएगी, यानी शराबबंदी का फिर से सर्वे किया जाएगा। लोग यदि कहेंगे कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए तो सरकार शराबबंदी कानून को खत्म भी कर देगी। और आज कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी पर बड़ा विचार किया जा सकता है। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी से उनके कार्यकर्ता, उनके सांसद, सारे लोग नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार के सांसद, इनके विधायक पार्टी छोड़कर भागने लगे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में भारी टूट हो रही है और अब नीतीश कुमार ने मौन धारण कर लिया है। और जब जब नीतीश कुमार के मन का नहीं होता है, यानी वे जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तब तब वे मौन हो जाते हैं। और नीतीश कुमार जी का ये मौन इस कदर है मानो तूफान आने से पहले वाली शांति हो। और इसी बीच नीतीश कुमार जी ने चंद्रबाबू नायडू को फोन किया है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू लगातार बातें कर रहे हैं, जिससे बीजेपी में बड़ा धमाका हो गया। बीजेपी परेशान है। नीतीश कुमार जी रेल मंत्रालय मांग रहे थे, साथ ही वित्त विभाग और गृह विभाग भी मांग रहे थे, लेकिन ये तो नहीं दिया गया। लेकिन रेल मंत्रालय पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अड़ी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार जी के किसी भी मांग को नहीं माना गया। फिर खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार जी के 5 सांसद संपर्क से बाहर चल रहे हैं। मंत्री पद नहीं मिलने से नीतीश कुमार के व्यवहार से भी ये नाराज हैं। और यहां तक कि नीतीश कुमार जी की घोर बेइज्जती भी की जा रही है। नीतीश कुमार जी को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है मोदी की सरकार बनाने में, जिसे नीतीश कुमार जी ने मोदी के पैर तक छू लिए। नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी की परवाह किए बिना मोदी जी का साथ दिया। उस नीतीश कुमार के साथ अभी बीजेपी वाले किस तरह के सुलूक कर रहे हैं। उसके बाद मोदी जी खुद सामने आए और बोले कि बेवजह बयानबाजी से बचे हमारे मंत्री लोग, लेकिन इनके मंत्री मानने को तैयार नहीं। और अब नीतीश कुमार जी को और एक बड़ा झटका लग गया। जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह आरजेडी में शामिल हो गए। और इसी बीच खबर आ गई है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू आपस में बातें कर रहे हैं
और इधर टीडीपी ने कहा है कि हमें चाहिए स्पीकर का पद, साथ ही एनडीए संयोजक का पद भी चंद्रबाबू नायडू ने मांग दिए। इनके किसी भी मांग को बीजेपी वाले नहीं मान रहे हैं, तो इधर इंडिया गठबंधन ने इन दोनों को बड़ा ऑफर दे दिया, जिससे बीजेपी में भगदड़ मच चुकी है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को पीएम का पद का ऑफर दे दिया है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कहे हैं कि आपको जो भी मंत्रालय चाहिए हम देने को तैयार हैं, बस वहां छोड़कर यानी एनडीए का साथ छोड़कर हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो अब बातें बनती हुई दिख रही है, चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो सकते हैं, बड़ी खबर है अब तक की। और इधर ममता बनर्जी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी हमारे दोस्त हैं, किसने कहा कि वे हमारे साथ नहीं हैं। तो अब मोदी की सरकार, मोदी का सिंहासन डगमगाने लगा है। जल्द ही एनडीए की सरकार गिरकर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। आज नीतीश कैबिनेट में शराबबंदी पर विचार किया जा सकता है। शराबबंदी कानून में ढील दिया जा सकता है या इसे खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन खबर यहां तक भी है कि इसके पहले नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी से प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग चुकी है। कई लोगों को ये सुविधाएं दी भी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि आप शराब या फिर शराब का कारोबार छोड़िए और हमसे 1 लाख रुपया लेकर जाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बताया कि ये रकम शराब और ताड़ी का कारोबार छोड़ने वालों को दिए जाएंगे, ताकि वे इसकी मदद से दूसरा कारोबार शुरू कर सके। बता दें कि ये 1 लाख रुपया का मदद सिर्फ एक ही बार मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने बताया है कि इस योजना के तहत मिलने वाले रकम लोगों को नया कारोबार शुरू करने के लिए दिया जाएगा। 1 लाख रुपया का मदद उन सभी लोगों को मिलेगा जो शराब के धंधे से जुड़े थे, और इस योजना का फायदा सिर्फ शराब का धंधा छोड़ने वालों को नहीं बल्कि ताड़ी का कारोबार छोड़ने वालों को भी मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी भी समझने लगे हैं कि शराबबंदी से इनका कारोबार तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये बेरोजगार भी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें दूसरा रोजगार करने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने यह भी फैसला लिया है कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जो 1 लाख रुपए की राशि मिलती थी, तो उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपया भी किया जा सकता है। मोदी की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है, और कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी समझते हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई है। साथ ही लगातार इंडिया गठबंधन वाले सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बयान सामने आता है कि छोड़ो ना यार, हार जीत का हिसाब बाद में कर लेंगे, चाहे सरकार रहे या ना रहे। जितने दिनों तक हम प्रधानमंत्री रहेंगे जनता की सेवा कर लेते हैं। यदि महान जनता ने हमें मौका दिया है तो जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसलिए अब एक्शन में आ गए हैं मोदी सरकार, और 5 कामों पर तुरंत ही अपना फोकस दे दिए। सबसे पहले मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाए जाएंगे, यानी हर एक गरीब को पीएम आवास मिलेगा। तो एक सुनहरा मौका है। मोदी जी रिटायर होने से पहले सभी गरीबों का घर बनाना चाहते हैं, इसलिए अप्लाई जरूर ही कीजिएगा पीएम आवास के लिए। तो इधर किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी पीएम मोदी जी ने जारी कर दिए हैं, और लगभग लोगों को ये राशि मिलना शुरू हो गया है। 20 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए हैं। जिनको नहीं मिला है 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। मोदी जी ने ये बड़े काम पहले कैबिनेट की पहली बैठक में कर दिए। तो वहीं तीसरा बड़ा काम यह किया गया कि जीएसटी को आसान बना दिया गया है। कई चीजों से जीएसटी हटा भी दिए गए हैं, तो वहीं कहीं पर ज्यादा जीएसटी लग रहा था तो उसे कम कर दिया गया। चौथा बड़ा काम ये किए हैं कि बेरोजगारी पर लगाम लगाया जाएगा, और जिस विभाग में जहां भी जितने भी पद खाली है सारे पदों पर बहाली निकाली जाएगी। देश में करोड़ों सरकारी नौकरियां दी जाएगी, साथ ही हर एक को रोजगार मिलेगा। और 5वां बड़ा काम कि जितने भी वैसे राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मोदी जी ने महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो हार जीत के फैसले से और उसकी चिंता से परे होकर मोदी जी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, जितने दिन सरकार में रहेंगे जनता की सेवा करते रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं और नितिन गडकरी को नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल कुछ महीने हो गए हैं और 75 साल में वैसे भी इनको रिटायर होना था। लेकिन अभी जिस तरह से पूरे देश में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उसके बावजूद मोदी जी ने बहुमत हासिल नहीं कर पाए। और चूंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए बीजेपी के शीर्ष आलाकमान ने फैसला किया है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और इसका सबूत आपको बीजेपी के आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक वेबसाइट पर मार्गदर्शक के रूप में 2 नए चेहरे शामिल हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और आप जानते हैं कि मार्गदर्शक में उन्हीं को शामिल किया जाता है जो या तो रिटायर होने वाले होते हैं या फिर रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। पहले मार्गदर्शक के रूप में श्री लालकृष्ण आडवाणी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को ही शामिल किया गया था, और अब इसमें से श्री राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जी को शामिल कर दिया गया है। यहाँ बीजेपी वालों ने एक होशियारी ये की कि अकेले प्रधानमंत्री जी का नाम शामिल नहीं किया। यदि अकेले कर दिए जाते तो पूरे देश में सवाल उठने लगता। हालांकि बीजेपी वाले अभी भी सवालों से नहीं बच सकते हैं। मोदी जी के शासनकाल में बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि इनको एक तो बहुमत नहीं मिला, और इधर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही नाराज चल रहे हैं। और इसी बीच अब आरएसएस भी नाराज हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि असली जनसेवक वही है जो अहंकार नहीं दिखाता और सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए भी मर्यादा बनाए रखता है। इस दौरान मर्यादा की जरूरत थी जो नहीं रखी गई। कुल मिलाकर कहें तो नरेंद्र मोदी जी को पीएम के पद से हटाकर किसी दूसरे को बैठाया जाएगा। यहाँ नितिन गडकरी का नाम पहले आ रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे के पाठक का अब राजस्व विभाग में ट्रांसफर हो गया है। जिस तरह से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी पहले काम कर रहे थे, उससे बिहार के शिक्षक काफी परेशान थे। कई नेताओं ने भी के पाठक का भारी विरोध किया था। लेकिन इतना तो क्लियर है कि के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर रख दिया। खैर, अब बड़ी खबर आ रही है कि के पाठक का राजस्व विभाग में ट्रांसफर हो गया है। देखिए, बिहार सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री जी ने प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को अगले आदेश तक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है। बिहार के साथ पूरे देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो रहा है। अब अपराधियों की खैर नहीं है। इस कानून का नाम ही है आपराधिक नियंत्रण कानून। इस कानून के तहत आम जनता को कई तरह की सुविधाएं दी गई है। लगभग काम ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने इस कानून को लेकर यह दावा कर दिया है कि अब अपराधियों को हम नदी के किनारे गाड़ देंगे। बिहार में अब अपराधी अपराध करने से पहले थर-थर कांपेंगे। इस कानून के तहत अब ऑनलाइन स्टेशन डायरी भी लिखने की प्रक्रिया की गई है। साथ ही कोर्ट से वारंट और कुर्की जब्ती वारंट भी अब ऑनलाइन ही प्राप्त किया जा सकेगा। इस कानून के तहत आम जनता को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। देखिए, आप जब किसी थाने में एफआईआर लिखाने जाते हो तो ये कहा जाता था कि जहां पर क्राइम हुआ है या जहां पर ये घटना हुई है उस थाने पर जाइए और वहां जाकर एफआईआर लिखाइए। ये उस क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। लेकिन इस कानून यानी बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 के अनुसार ये कहता है कि आप किसी भी थाने पर जाकर एफआईआर लिखा सकते हो। आप किसी भी थाने पर 0 एफआईआर लिखा सकते हो। और यदि पुलिस वाले कहे कि आप दूसरे थाने पर जाइए तो पुलिस वालों से कह देना कि नए कानून जो लागू हुआ है उसका सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 के अनुसार हमें अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी थाने पर एफआईआर लिखवा सकते हैं। जब पुलिस वालों से ये कहोगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि इनको कानून की जानकारी है। और वैसे भी जिन जनता के लिए कानून बनाया जाता है उसका फायदा जनता तभी उठा सकती है जब उन्हें कानून की जानकारी हो।
बिहार में अपराधी आम जनता के सर पर चढ़कर तांडव करने लगे हैं, या यूं कहिए कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सरकार से अपराधियों को नहीं रोका जा पा रहा है, या यूं कहिए कि सरकार अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है। विवश दिख रही है बिहार सरकार। और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार के चंद घंटों के मंगल राज का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। मुख्यमंत्री से लेकर दो उप मुख्यमंत्री सहित समूचा अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए हैं। पहला अपराध देखिए, नवादा में सरेआम महिला को चाकू घोंप दिया गया, हालात नाजुक है महिला की। दूसरा, पटना में दो बहनों पर चाकू से हमला किया गया, दोनों की हालात गंभीर है। और तीसरा, भागलपुर में बदमाशों ने निर्वस्त्र कर महिला की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। चौथा, सुपौल में दो बच्चों की निर्मम हत्या करके शव को गड्ढे में फेंक दिया, गड्ढे से इनका शव बरामद हुआ है। पांचवा, मुंगेर के डंगरी नदी में महिला का शव मिला है। छठा, छपरा में कोर्ट जा रहे दो प्रसिद्ध वकीलों की अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। सातवां, छपरा में बेखौफ अपराधियों ने युवक को गोली मारकर मचाया तांडव। आठवां, छपरा में पुलिस टीम पर ही अपराधियों ने हमला कर दिया। नौवां अपराध देखिए, भोजपुर में प्लम्बर की हुई हत्या, कोइलवर पुल के पास इनकी लाश मिली है। 10वां अपराध, मोतिहारी के घोड़ा सहन में अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारकर पैसे लूट लिए और फरार हो गए। 11वां अपराध, गोपालगंज में हार्डवेयर कारोबारी को गोली मार दी गई है। तो 12वां देखिए, बगहा में पंचायती के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। 13वां आपराधिक घटना, आरा में हथियार बंद अपराधियों ने की फायरिंग, क्षेत्र में मचा हड़कंप, युवक को गोली लगी। तो चौथा आपराधिक घटना, पटना के मसोड़ी में अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है, एक को गोली भी मार दी गई। तो देख लीजिए मोदी और नीतीश राज में किस तरह से बिहार में जंगल राज आ गया है। जिधर चाहे उधर अपराधी सरेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरकार विवश दिख रही है। बिहार में इस भयानक और जानलेवा गर्मी का कहर जारी है। बिहार में लगातार 5वें से 6ठे दिन चल रहा है हीट वेव का तांडव। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 3 दिनों तक किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। देखिए, बिहार के अधिकतम जिलों का तापमान 42 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई है। कोरोना से भी ज्यादा भयावह स्थिति हो गई है बिहार में, और अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और ये आंकड़े वो हैं जो सरकार लाख कोशिश कर रही है आंकड़ों को दबाने की, फिर भी 100 से भी ज्यादा आंकड़े सामने आ गए। वहीं 500 से भी अधिक लोग लू के चलते बीमार चल रहे हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश जारी किया है कि चाहे गांव हो या शहर, कहीं भी बिजली नहीं कटना चाहिए। साथ ही जहां पर पानी की जरूरत हो वहां पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाए। तो बिहार के जगह जगह पर पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के साथ लगातार नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं और बिहार वालों को बचाने की कई तरह की कोशिशें हो रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान कई पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। गर्मी से भी कई पुलिस वाले मारे गए थे। तो इन सभी के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए कई बार कई पुलिस कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किसी की सड़क हादसे में मौत हो गई, तो कोई लू की चपेट में आ गया। कुल 28 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। तो अब सरकार ने फैसला किया है कि इन पुलिस वालों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि 25 लाख रुपए से इन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता है और ना ही इनकी कमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी राहत जरूर ही मिल सकती है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ये नियम लागू किए थे कि जिस स्कूल से विद्यार्थी ने 10वीं पास किया है, वहीं से 11वीं की परीक्षा देनी होगी, वहीं से 11वीं की पढ़ाई करनी होगी।
10वीं पास करने के बाद विद्यार्थी किसी दूसरे स्कूल या दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। तो अब बड़ी खबर है कि पटना हाईकोर्ट ने सरकार के इस नियम पर रोक लगा दिए हैं। 10वीं पास करने के बाद अब बिहार के विद्यार्थी जिस भी कॉलेज में या जिस भी स्कूल में चाहे 11वीं में एडमिशन करवा सकते हैं, वे स्वतंत्र हैं।